नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। बात होगी इस वक्त की सभी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, जहां पर अभिनेता सैफ अली खान हमला केस में मुख्य आरोपी को आखिरकार महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया गया। अब मुंबई पुलिस ने इसको ठाणे से गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य मीडिया के सामने रखे। मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपी मूल रूप से बांग्लादेशी होने का शक जाहिर कर रहा है। आरोपी के पास भारतीय नागरिकता का कोई दस्तावेज भी नहीं है। घर में चोरी के इरादे से ही यह आरोपी घुसा था, जबकि पीड़ित परिवार यानी सैफ अली खान और पत्नी करीना कपूर का कहना है कि घर से कुछ चोरी नहीं हुआ, सैफ अली खान पर सिर्फ हमला हुआ है। अब आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी हुई, जहां पर मुख्य आरोपी को बीती रात ठाणे से गिरफ्तार किया गया। झाड़ी में घुसा बैठा था और जब सबसे पहले इसको पूछा गया कि इसका नाम क्या है, तो उसने विजय नाम बताया था खुद का। लेकिन अब यह चीज मुंबई पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आई है कि यह कोई भारतीय है ही नहीं। कोई भारतीय होने का, इंडियन सिटीजनशिप का कोई दस्तावेज नहीं मिला। अब आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक है। इसका नाम विजय नहीं है, मोहम्मद शफीकुर है। आरोपी की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। साथ ही साथ आरोपी के पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है। आरोपी हाउस कीपिंग कंपनी में काम करता था। आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। बड़ी बात कि ये 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया था और चोरी के इरादे से ही सैफ अली खान के घर में घुसा था और घबराकर इसने अपनी पहचान छुपाई और विजय दास अपना नाम बता दिया। लेकिन अब जांच पड़ताल जब आगे बढ़ी तो पता चला कि खुद को विजय दास बताने वाला आरोपी असल में मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया था। चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में जा घुसा और उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। कुल 5 से 6 जगह अटैक किया गया। सर्जरी चल रही है। अभी भी सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती हैं। पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए आपको सुनवाते हैं। Accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to San Francisco earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई, उसका कारण क्या था सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है, उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे, त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे। या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे। प्रथमदर्शनी हा आरोपी
बांगलादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे. या आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात प्रोड्यूस करून याची पोलीस कस्टडी मिळण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत. हा बांगलादेशी नागरिक आहे हे नेमकं कसं कळलं आणि दुसरीकडे म्हणजे त्याने भारतात आल्यानंतर नाव बदललं, मुंबईत तो गुन्हा दाखल झाला म्हणजे गुन्हा जे स्वरूप दिलं त्याच्यानंतर तो कुठे कुठे लागला किंवा कुठे कुठे गेला. हा व्यक्ती अटक याला ज्यावेळेस आम्ही केली त्याच्याकडे जी विचारपूस केली त्या अनुषंगाने त्याची जी उत्तरं आणि त्याच्याकडे जे काही साहित्य मिळालेलं आहे त्या साहित्याच्या अनुषंगाने प्रथमदर्शनी असं वाटतोय की हा एक बांगलादेशी नागरिक आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास करत आहोत. ते तपासात निष्पन्न होईल. सदर आरोपीला ठाण्यातनं अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. किसी और अपराध में इसकी संलिप्तता की कोई बात अब तक सामने आई है? कोई और हिस्ट्री शीट या किसी और? नो प्रीवियस रिकॉर्ड. इसको गिरफ्तार किया, कोई कोयते जैसा हथियार बरामद किया गया है सर इससे? Sir, was he alone? Is there any mastermind? सर क्या उसने So was he alone? Is there a mastermind? Is there a mastermind? Another mastermind? Was he acting conniving? टारगेट क्यों किया इसके बारे में जानना चाहिए. रिक्वेस्ट टू अभी तक So was he alone? खान को टारगेट क्यों किया ये जानना चाहिए सर. हाँ, सैफ अली खान के घर को क्यों टारगेट किया सर? मैं अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं. इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे. Was he alone? See, everything, those things are under investigation. We'll let you know. Those things are under investigation. We'll let you know. ये सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है. We will let you know. Thank you. Thank you. तो मुंबई पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसे आपने सुना, जहां पर मुंबई पुलिस द्वारा दावा किया गया कि जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसका नाम दरअसल विजय दास ना होकर मोहम्मद शरीफुर इस्लाम शहजाद है. पहचान छिपाने के लिए इसने अपना नाम विजय दास बताया. बड़ी बात कि इसके बाद इसके पास इंडियन सिटीजनशिप के कोई दस्तावेज भी नहीं है, लिहाजा बांग्लादेशी होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है. और बड़ी बात कि हमले से महज 5-6 महीने पहले ही मुंबई आया था. चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा. आमना सामना हुआ तो उसने जो चाकू अपने पास रखा था वही उसने सैफ अली खान के ऊपर वार में इस्तेमाल कर दिया. इरशाद अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ. इरशाद, मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर जो हमला हुआ लगातार वो दिन ब दिन उलझता सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन अब मुंबई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि मुख्य आरोपी को हमने गिरफ्तार किया. उसने अपना नाम गलत बताया लेकिन हमला इसी ने किया और चोरी के इरादे से ही घर में घुसा था. देखिए कुणाल, जो है ये सैफ अली खान का हमला और इसके पीछे जो है खासतौर से जो वजह है तो एक चोरी की बताई जा रही है, लेकिन कई लोगों को इस पर और दूसरे साउथ से और वहीं जो विरोधी पक्ष के नेता है, विपक्ष वाले हैं, उन्होंने बहुत आवाज उठाई थी कि ये मामला आखिर है क्या, इस पर पुलिस क्यों जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, सख्ती से काम क्यों नहीं लेती. लेकिन आज जो है पुलिस ने असली आरोपी को अरेस्ट किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है. खासतौर से अभी तक जितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया था उनसे पूछताछ की है, लेकिन वो उन पर एक दर्ज नहीं हुआ. लेकिन आज जो है सुबह में जो एक आरोपी को पकड़ा गया है, उसने अपने कई बार नाम बदले हैं, लेकिन आखिर में शरीफुल शहजाद कर एक नाम बांग्लादेशी होने का सामने आया है. उसके पास भारतीय कोई पहचान पत्र नहीं है, बांग्लादेशी होने की पूरे सबूत
पुलिस को मिल चुके हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, खासतौर से जो मजदूर रहते थे वहां छुपा हुआ था। जब पुलिस ने पूरा नाकाबंदी करके उसे घेर के आज अरेस्ट किया है, तो अभी जो है प्राथमिक ठीक है। जांच में ये हुआ, साबित हुआ है कि वो बांग्लादेशी है। लेकिन अभी जांच और उससे पूछताछ बाकी है। पुलिस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ अभी प्राथमिक जो जानकारी मिली है उस जी। पर ही बात की है। लेकिन आगे और क्या खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। आज संडे है और हॉलिडे, कोर्ट में इसे पेश करके खासतौर से इस पर जो है पूछताछ के लिए समय दिया जाएगा कोर्ट से, और कस्टडी में रख के इससे जानकारी लिए बाद ही कुछ खुलासे सामने आएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका शायद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे दिल्ली की तरफ। मुख्यमंत्री आतिशी सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? सबसे पहले अगर आप ये जो मार पिटाई का वीडियो है जहां पे पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई, अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। ये अक्सर आप इनका पोस्टर भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं। उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। अब कौन है ये व्यक्ति शैंकी? राहुल उर्फ शैंकी एक हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। राहुल उर्फ शैंकी पे अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी आईपीसी 393 और 34 के केस लगे हुए हैं, जिसमें 7 साल की सजा होती है। राहुल उर्फ शैंकी पर आर्म्स एक्ट के केस लगे हुए हैं, जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होती है। इन पर शकरपुर थाने में एफआईआर है, जिसमें धारा आईपीसी की 394, 397, 34, 120B, 201, ये क्या है? ये डकैती की धाराएं हैं। ये मार पिटाई की, जान लेने की कोशिश की धाराएं हैं, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है। और अभी भी इस डकैती का केस राहुल उर्फ शैंकी पे चल रहा है। इनका अगला केस पहाड़गंज पुलिस थाने पे एक और डकैती का केस, चोरी के दौरान किसी पे हमला करने और किसी को मारने का केस, आईपीसी 394, आईपीसी 397, voluntarily causing hurt in committing robbery or dacoity with attempt to cause death or grievous hurt। ये केस राहुल उर्फ शैंकी पर पहाड़गंज थाने में चल रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं
कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डन्ड क्रिमिनल है। इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। उन पर 2011 की एक FIR है जिसमें चोरी का इल्जाम 10 साल की सजा तक इन पे लगा हुआ है। तो हाल फिलहाल में बीती देर शाम जो जिस तरह से घटना पेश आई, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि दोनों के नेताओं पर आमने सामने की पार्टियों ने हमला किया है, पत्थरबाजी की है, उस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, बात महाकुंभ की, जहां पर देर रात महाकुंभ नगर पहुंच चुके हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल। तो प्रयागराज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजन लाल का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के स्वागत सत्कार में तमाम कार्यकर्ता नजर आए। इस बीच मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। राजस्थान के विभिन्न जनपदों से आए श्रद्धालुओं से भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुलाकात की। तो महाकुंभ नगर में आस्था, एकता और समरसता के विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 में भाग लेने 18 जनवरी 2025 की रात ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे। प्रदेश सरकार की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI व निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज एयरपोर्ट पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने देर रात संगम क्षेत्र के सेक्टर 6 में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित विशेष टेंट पहुंचकर राजस्थान के विभिन्न जनपदों से आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। यूपी से बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, जहां पर महाकुंभ में कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। आगामी 22 जनवरी को यह महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और अन्य कैबिनेट मंत्री सब भाग लेंगे। तो आगामी 22 जनवरी को यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ के महा अवसर पर योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। 22 तारीख तय की गई है इस कैबिनेट बैठक में। जानकारी मिल रही कि बैठक से पहले संगम में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी मंत्री डुबकी लगाएंगे। बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मामलों पर चर्चा भी होगी। इससे पहले साल 2019 में 29 जनवरी को कुंभ के दौरान प्रयागराज में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक पहले भी हो चुकी है। तो आने वाली 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रही है। इस दौरान दोनों डेप्यूटी सीएम और अन्य सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहेंगे। बैठक से पहले सब आस्था की डुबकी त्रिवेणी घाट, संगम घाट पर लगाएंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास के मुद्दे को रखा जाएगा। सोनू यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, लगातार इस वक्त महाकुंभ जो आयोजित हो रहा है, दिव्य है, भव्य है, डिजिटल है, उसको लेकर सुर्खियां बटोरी जा रही है, लेकिन इसी बीच योगी सरकार का फैसला कि आने वाली 22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक भी संगम नगरी प्रयागराज में ही की जाएगी। तो लगता है कि बहरहाल तकनीकी दिक्कतों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हुआ है। फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस वक्त दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है महाकुंभ, जहां पर 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो चुका है, जो कुल 45 दिन तक चलेगा। 45 दिन की कल्पवास की अवधि है। तमाम साधु संत, आम खास सभी पहुंच रहे हैं। 144 वर्षों के अंतराल पर पड़ने वाला यह पूर्ण महाकुंभ अपने आप में दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र है। सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, 22 तारीख तय की गई है, योगी कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण आयोजित की जाएगी संगम नगरी प्रयागराज में। बिल्कुल, देखिए कुणाल, 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार का जो संचालन है वो संगम तीरे से होना है और संगम नगरी में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक का आयोजन करेंगे, जिसकी तिथि निर्धारित हो गई है। इससे पहले भी 2019 में 29 जनवरी को एक बैठक, कैबिनेट बैठक महाकुंभ में आयोजित की जा चुकी है, लेकिन इस बार फिर से
22 जनवरी को एक बैठक आयोजित की जाएगी, कैबिनेट बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और योगी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि बैठक से पहले सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद बैठक में हिस्सा लेंगे और सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान जो बैठक होगी उसमें प्रयागराज समेत यूपी को तमाम बड़ी सौगातें मिल सकती हैं और जिसको लेकर वहां कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार करते हुए चित्रकूट से लेकर बारा तक नए लिंक एक्सप्रेसवे का ऐलान भी हो सकता है। इससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रयागराज तक नए एक्सप्रेसवे के जरिए जुड़ सकता है और इसके साथ ही सूत्र बताते हैं कि बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। तो तमाम अहम फैसले संगम नगरी में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आने वाले हैं और जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और जिसको लेकर भी तमाम वहां का प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं आज के दौरे को लेकर भी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। महाकुंभ का दौरा है, दोपहर 12 बजे महाकुंभ नगर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज से सबसे पहले सर्वप्रथम भेंट करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में ये बैठक होगी। बैठक के बाद उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र पवेलियन का वो अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ प्रदर्शनी और संविधान गैलरी का सीएम द्वारा अवलोकन किया जाएगा। महाकुंभ में आए साधु संतों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे कुंभ नगरी प्रयागराज से, जहां पर आज दोपहर 12 बजे पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के आसपास वो महाकुंभ नगर पहुंचेंगे। स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज से मुलाकात होगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में बैठक हुई। और अब सीधे रुक कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड के चंपावत का ये नजारा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर जमकर चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी कड़ी में चंपावत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। निकाय चुनावों को लेकर जमकर चुनाव प्रचार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाकर अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तराखंड के चंपावत की तरफ और देखिए रोड शो का आयोजन। रोड शो में तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों का जमावड़ा। तो ये तस्वीरें हैं सीधे चंपावत की, जहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं रोड शो में। निकाय चुनाव को लेकर जमकर प्रचार प्रसार चल रहा है। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है।